आज हम पार्लियामेंटो सुधार करेंगे। पार्लियामेंटो सुधार ये मीन्स का बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है और ये यूपीएससी और एमपीपीसीएस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। पार्लियामेंटो सुधार जो है या 1909 का जो अधिनियम है, पहले तो हम देखेंगे कि इसके पीछे पृष्ठभूमि क्या रही। तो पार्लियामेंटो सुधार जो है, हम देखेंगे कि जो 1892 का अधिनियम आया था, तो 1892 के अधिनियम से कांग्रेस को कुछ मिला नहीं, भारतीयों को कुछ मिला नहीं। तो एक तो जो 1892 का अधिनियम है, इससे भारतीयों में निराशा फैली। भारतीयों में निराशा और जो उम्मीद थी कांग्रेस को, वो सुधार मिले नहीं। फिर बाद में हम देखेंगे कि बार बार कांग्रेस सुधारों की मांग कर रही थी, लेकिन करजन के काल में कलकत्ता नगर निगम अधिनियम आया, जिसमें कि जो नगर निगम थे उनमें भी भारतीय सदस्यों की संख्या कम कर दी गई, सरकारी नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास किया गया। तो इससे भारतीयों में काफ़ी रोष था और करजन ने इसके बाद विश्वविद्यालय अधिनियम लागू किया, जिससे विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। तो ये जो प्रतिक्रियावादी कार्य थे, इससे जो कांग्रेस का उदारवादी घड़ा था, ये बड़ा नाराज था। इसके अलावा बार बार जो उग्र राष्ट्रवादी थे, ये बार बार मांग कर रहे थे कि कांग्रेस की अब जो मांग होनी चाहिए वो प्रार्थना याचना और प्रतिनिधि मंडल की नहीं होनी चाहिए। प्रार्थना याचना और प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से कांग्रेस अपनी मांगों को न रखे, बल्कि अब उग्र मांगे रखनी होगी अंग्रेजों के सामने, क्योंकि विनम्रता से जो मांगे रखते थे अंग्रेज ये भारतीय, तो उस संदर्भ में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ 1892 तक। इसके बाद जो प्राप्त हुआ था उसको भी करजन ने वापस लेने का प्रयास किया। तो इससे एक रोष था। बाद में जब बंगाल विभाजन की घोषणा की करजन ने और अर्ल ऑफ मिंटो सेकंड के समय यह लागू किया गया, तो बंगाल विभाजन को लेके एक बड़ा आंदोलन चला, स्वदेशी आंदोलन। तो इसी समय 1906 में अंग्रेजों से एक मुसलमानों का प्रतिनिधि मंडल मिला, क्योंकि गवर्नर ने, करजन ने इससे पहले मुस्लिम लोगों से वादा किया था। करजन जो ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह खां, तो सलीमुल्लाह खां से करजन ने मुलाकात की थी और ढाका के जो नवाब थे उनको ये वादा किया गया था कि अगर आप स्वदेशी आंदोलन से दूर रहेंगे, मुसलमान दूर रहेंगे, तो हम मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुधार प्रदान करेंगे। तो मुस्लिम स्वदेशी आंदोलन से दूर भी रहे। बाद में हम देखेंगे कि 1906 में एक मुसलमानों का प्रतिनिधि मंडल मिला वायसराय से। तो वायसराय से शिमला में मुसलमान अभिजन का एक वर्ग मिला। मुसलमानों का एक अभिजन दल मिला, ठीक। तो ये आगा खां के नेतृत्व में ये मुसलमानों का अभिजन दल मिला और वहाँ पे जो वायसराय थे अर्ल ऑफ मिंटो, तो इन्होंने मुसलमानों को ये वादा किया कि जो हम अगले सुधार करेंगे उसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल देंगे, यानी कि जो अगले सुधार हम करेंगे उसमें मुसलमानों के लिए कुछ सीटें रिजर्व होंगी और उन रिजर्व सीटों पर मुस्लिम ही खड़े होंगे और जो वोटर होंगे वो भी मुसलमान होंगे। तो इस तरीके से ये वायसराय ने वादा किया। इसी समय एक घटना और हुई। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस का
विभाजन हो गया, गरम दल और नरम दल में बट गई कांग्रेस। जब कांग्रेस का विभाजन हो गया गरम दल और नरम दल में, तो अब अंग्रेजों को मौका मिल गया। इन्होंने गरम दलियों को जेल में डाल दिया, जैसे अजीत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, इन लोगों को मांडले जेल भेज दिया गया। और अंग्रेजों को ये लगा कि इस समय उदारवादियों और उग्र राष्ट्रवादियों में झगड़ा चल रहा है, तो हम उग्र राष्ट्रवादियों का तो उन्मूलन कर देंगे और उदारवादी इसका विरोध भी नहीं करेंगे, और अगर इस समय हम उदारवादियों को कुछ सुधार दे दें तो ये संतुष्ट हो जाएंगे, और इस तरीके से जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है वो शांत हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी। हम देखेंगे कि 1909 से और गांधी के आने तक, और अगर ऐसे देखें तो जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन हुआ, यहाँ तक अगर भारत में देखा जाए तो भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें एक शून्यता दिखाई देती है। तो यहाँ पे यही अंग्रेजों ने किया कि हम मुसलमानों को कुछ सुधार दे देते हैं, उदारवादियों को कुछ सुधार दे देते हैं, तो ऐसे हम एक तो उग्र राष्ट्रवादियों का दमन कर देंगे, उदारवादी कुछ बोलेंगे नहीं, उदारवादियों से समझौता कर लेते हैं, उदारवादियों को कुछ रियायतें देके, और मुसलमानों को पृथक निर्वाचन देके हिंदू वर्ग से इनको अलग कर दिया जाए, यानी फूट डालो और राज करो की नीति। तो इसी कारण ये जो 1909 का अधिनियम है, जो मार्ले मिंटो सुधार है, इसको दमन, समझौता और फूट डालो और राज करो की नीति का, फूट डालो और राज करो की नीति का परिणाम मानते हैं। तो जो 1909 का अधिनियम है वो दमन, समझौता और फूट डालो और राज करो की नीति का परिणाम था। दमन उग्र राष्ट्रवादियों का, कि इनको जेल में डाल दिया गया। समझौता उदारवादियों से, इनको कुछ सुधार दे दिए गए। और फूट डालो और राज करो की नीति मुसलमानों के संदर्भ में, तो ये मुसलमानों के संदर्भ में थी। तो इस तरीके से जो 1909 का अधिनियम है ये दमन, समझौता और फूट डालो और राज करो की नीति का परिणाम है। इस अधिनियम के तहत जो केंद्रीय विधानसभा थी, केंद्रीय विधानसभा का विस्तार किया गया। केंद्रीय विधानसभा का विस्तार किया गया, और केंद्रीय विधानसभा जो थी इसमें एक तो गवर्नर प्लस उसकी काउंसिल के 7 सदस्य प्लस एक स्पेशल मेंबर होता था। तो ये जो सदस्य हैं, इनके अलावा केंद्रीय विधानसभा में 60 अतिरिक्त सदस्य जोड़ दिए गए। तो 60 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए। 60 सदस्य, ये जो 60 सदस्य होते थे केंद्रीय विधानसभा के, इन 60 सदस्यों में 28 सदस्य जो थे ये सरकारी सदस्य होते थे। सरकारी यानी कि अंग्रेज। और 32 सदस्य जो थे ये गैर सरकारी सदस्य होने थे। तो गैर सरकारी ये 32 सदस्य होने थे। अब जो 28 सदस्य सरकारी होने थे, इन 28 सदस्यों को सीधे ये जो सदस्य होते थे इनको गवर्नर जनरल सीधे मनोनीत कर देता था। तो ये सीधे मनोनीत होते थे।
बाकी के जो 32 गैर सरकारी सदस्य हैं, इन्हीं को चुनाव लड़के आना था। लेकिन ये जो 32 गैर सरकारी सदस्य हैं, इनमें से भी जो 5 सदस्य हैं, 5 सदस्यों को गवर्नर मनोनीत करता था, यानी ये 5 भी इधर आ गए, यानी बचे 27 सदस्य। तो ये जो 27 सदस्य होते थे, वास्तव में इन्हीं का चुनाव होता था। तो 27 सदस्य जो है, इनका चुनाव होता था। अब जो चुनाव 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार है, तो इसके तहत जो चुनाव हुए, ये 27 सदस्य जो हैं, जो गैर सरकारी सदस्य हैं, तो ये 27 सदस्यों का चुनाव होता था। अब इन 27 सदस्यों का जो चुनाव होता था, उसमें भी विशेष वर्ग और विशेष हितों से संबंधित लोग होते थे। तो ये चुनाव भी एक अलग तरीके का चुनाव था। जैसे ये जो 27 सदस्य हैं, इनका सामान्य निर्वाचक मंडल द्वारा चुनाव नहीं होता था, बल्कि 6 सदस्य जो है, 6 सदस्य ये जमींदारों द्वारा चुने जाते थे। तो ये जमींदारों द्वारा चुने जाते थे। 6 सदस्य मुसलमानों द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते थे। 2 सदस्य जो होते थे, ये वाणिज्य मंडलों द्वारा चुने जाते थे। वाणिज्य मंडल, व्यापारियों द्वारा। और बाकी के जो 13 सदस्य बचे, इन्हीं 13 सदस्यों का चुनाव सामान्य निर्वाचक मंडल द्वारा, सामान्य निर्वाचक मंडल द्वारा होता था। तो ये 13 सदस्यों का चुनाव वास्तव में चुनाव होता था। अब ये जो व्यवस्था थी, तो इस तरीके से मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया इसमें। अब जो 1909 का अधिनियम है, जो मार्ले मिंटो सुधार है, इसके सकारात्मक पक्ष क्या रहे? अच्छा, ये जो केंद्र में व्यवस्था थी, ऐसी ही कुछ व्यवस्था राज्यों में कर दी गई। हालांकि प्रांतों और केंद्र की व्यवस्था में अंतर ये था कि प्रांत में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत, सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया, क्योंकि सरकारी सदस्य जो है वो 33 तो सरकारी सदस्य ही हो गए। इसके अलावा 6 जो है जमींदार, ये भी सरकार के पक्ष में रहते थे। 6 मुसलमान भी सरकार के पक्ष में ही रहते थे। वाणिज्य मंडलों वाले सदस्य जो है, ये भी लगभग सरकार के पक्ष में है। तो 13 सदस्यों से केंद्र में कुछ भी किया नहीं जा सकता था। तो इस तरीके से केंद्र में सरकारी बहुमत था। हालांकि प्रांतों में भी ऐसी व्यवस्था कायम की गई, लेकिन 1909 का जो ये अधिनियम है, उसमें प्रांतों में गैर सरकारी बहुमत है। प्रांतों में गैर सरकारी बहुमत था। अब इस अधिनियम के सकारात्मक पक्ष क्या रहे? तो सकारात्मक पक्ष जो है, एक तो यह है कि पहली बार एक चुनाव के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया कि चुनाव लड़के पूरी तरीके से आए भारतीय सदस्य। दूसरा, बजट पर बहस करने का अधिकार तो 1892 में ही मिला था, लेकिन बजट पर अब पूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे और अतिरिक्त ग्रांट की मांग भी रख सकते थे भारतीय सदस्य। तो अतिरिक्त ग्रांट की मांग भी कर सकते थे। दूसरी चीज कि चुनाव सिद्धांत को स्वीकार किया गया, लेकिन ये जो अधिनियम है, इससे वास्तव में कोई सुधार प्राप्त नहीं हुए।
बल्कि ये कहा जाता है कि केवल सुधारों की छाया मात्र प्राप्त हुई, क्योंकि एक तो मतदान का जो दायरा था, मतदान का दायरा बहुत सीमित था। मुश्किल से 2500 लोगों को वोटिंग का अधिकार मिला था, और उसमें भी शैक्षणिक योग्यता, संपत्ति की योग्यता लाद दी गई थी। तो जो बड़े धनी मनी लोग होते थे वही मतदान कर सकते थे। तो मतदान का दायरा बहुत कम था। तो चुनाव सिद्धांत को अपनाया गया, लेकिन मुश्किल से 2500 मतदाता हैं। दूसरी चीज की चुनाव की प्रक्रिया बड़ी जटिल थी। चुनाव की जो प्रक्रिया है ये जटिल है। जैसे जो प्राथमिक मतदाता होता था, प्राथमिक मतदाता, तो प्राथमिक मतदाता ये चुनाव करता था जिला बोर्ड और नगर पालिका के सदस्यों का। अब ये जो जिला बोर्ड और नगर पालिका के सदस्य हैं, इनसे मिलके एक निर्वाचक मंडल बनता था। ये चुनाव करते थे विधानसभा के सदस्यों का, यानी विधायकों का। अब ये जो विधायक हैं, इनसे मिलके एक फिर निर्वाचक मंडल बनता था। ये चुनाव करते थे केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों का। तो इस तरीके से जो प्राथमिक मतदाता है और जो केंद्रीय विधानसभा में बैठा है, इसमें कोई संबंध नहीं था। तो इस तरीके के अप्रत्यक्ष चुनाव हैं और बड़ी ही जटिल चुनाव है। दूसरी चीज कि यहाँ पे भारतीय मंत्रियों को कोई अधिकार नहीं दिया गया। इस अधिनियम द्वारा एक चीज थी कि पहली बार एक भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी का विधि सदस्य बनाया गया। लेकिन ये जो अधिनियम है इसमें, और दूसरी चीज कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया। तो जब मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया, तो अब इसका खामियाजा ये हुआ कि जो अन्य वर्ग थे भारत में, वो भी पृथक निर्वाचक मंडल की मांग करने लगे। इस अधिनियम के बारे में मार्ले ने मिंटो को एक पत्र लिखा था, और उस पत्र में मार्ले ने जो पत्र लिखा था उसमें उसने लिखा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, जिसकी फसल बड़ी ही विनाशकारी होगी। दूसरा, जवाहरलाल नेहरू ने भी इस अधिनियम के बारे में ये कहा था कि मुसलमानों के चारों तरफ एक लोहे की दीवार खड़ी कर दी गई और शेष भारत से उनको अलग कर दिया गया। यानी ये बता दिया गया कि हिंदू मुस्लिम दो अलग अलग संस्कृतियां हैं और इनके हित भी अलग अलग हैं, और जब हित अलग हैं तो ये एक साथ रह कैसे सकते हैं। तो ये जो 1909 का अधिनियम है, इसने एक तरीके से जो हिंदू मुसलमान हैं इनमें एक खाई पैदा कर दी, और यही खाई धीरे धीरे चौड़ा होती गई। और ये माना जाता है कि यही जो अधिनियम है, इसी की चरम परिणति भारत के विभाजन के रूप में हम लोगों को देखनी पड़ी। तो ये 1909 का मार्ले मिंटो सुधार था। इसके बाद हम एक और अधिनियम करेंगे, 1935 का अधिनियम।